Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Room. This is Priya Dhमीजा here, your educator. तो स्टूडेंट्स बिजनेस लॉ के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो हमने शुरू किया था टॉपिक, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को हमने शुरू किया था. एज पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ स्टूडेंट, तो यूनिट 1 में आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं. तो पहला हो गया आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड सेकंड इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ये उसमें टॉपिक आता है आपका राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, जहां आपके सिलेबस में बताया हुआ है रेमेडियल मेजर फॉर अनपेड सेलर. ठीक है, तो इसके ऊपर हमने आज बात करनी है. आई होप आपको पिछली वाली लेसन अच्छे लगे होंगे. वीडियो लेक्चर से आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई होगी. हेल्प हुई है तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो लेक्चर्स को शेयर भी कीजिए. तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, या कह सकते हैं रेमेडियल मेजर. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही है. इसमें भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं. अगर एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पे पूरा नहीं करती है, ठीक है, अपना पार्ट वो ऑब्लिगेशन का पूरा नहीं करती है, परफॉर्म नहीं करती है, तो जो सामने वाली पार्टी होगी उसको जो भी नुकसान होगा उसके लिए क्या क्या रेमेडियल मेजर्स इस एक्ट में बताए गए हैं, वो हमने आज डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जस्ट लाइक अ अदर कॉन्ट्रैक्ट इन विच द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस both the parties need to perform their part of obligation in exchange of the other parties performing. ये दोनों पार्टीज की ड्यूटी बनती है कि वो अदर पार्टी के लिए अपनी अपनी ड्यूटी को क्या करे, परफॉर्म करे. ये सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करे, और ये बायर की ड्यूटी है कि वो उन्हीं डिलीवर की हुई गुड्स को एक्सेप्ट करे और साथ में उसके लिए पे भी करे. ठीक है, in case any of parties doesn't perform his part of promise, it amounts to breach of contract. अगर किसी केस में दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है, तो ये क्या माना जाएगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. और जो एग्राइव्ड पार्टी होगी वो स्यू कर सकती है, स्यू द डिफॉल्टिंग पार्टी. जो डिफॉल्टिंग पार्टी होगी उसके ऊपर स्यू कर सकती है. अगर सेलर जो है, सेलर की मेन ड्यूटी है कि गुड्स को एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको डिलीवर करना. अगर जो सेलर है गुड्स को डिलीवर नहीं करता है तो बायर उसके ऊपर नॉन डिलीवरी के लिए स्यू कर सकता है. और वही अगर बायर उन्हीं डिलीवर की हुई गुड्स को लेने से मना कर दे, एक्सेप्ट करने से मना कर दे, या पेमेंट करने से मना कर दे, तो जो सेलर है उसके ऊपर स्यू कर सकता है. जो भी उसके डैमेजेस हुए हैं वो उन डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे. राइट ऑफ द बायर इज टू हैव ऑनरशिप एंड द पोजेशन ऑफ द गुड्स. तो सबसे पहले बायर का क्या राइट है कि गुड्स का वो पोजेशन ले, ऑनरशिप ले और गुड्स का पोजेशन ले. और जो सेलर है उसका क्या राइट है, रिसीव द पेमेंट फॉर द गुड्स. उन्हीं गुड्स के लिए जो पेमेंट है वो रिसीव करे, ये उसका राइट है, ये उसका हक है. ठीक है, तो राइट्स ऑफ बायर, the buyer must be given the ownership rights in the goods and possession of the goods. That is, goods must be delivered in time. ये बायर का राइट है कि उसको ऑनरशिप भी मिले, ऑनरशिप के साथ साथ खाली पेपर ट्रांसफर नहीं करने हैं, पेपर ट्रांसफर कह सकते हैं, या ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करनी है, आपको पोजेशन भी देना पड़ेगा गुड्स का. और वो कैसे होगा, जब आप गुड्स को डिलीवर कर दोगे. तो ये बायर का राइट है. ठीक है, फिर राइट ऑफ सेलर, सेलर का क्या राइट है, सेलर मस्ट रिसीव द प्राइस फॉर द गुड्स सो सोल्ड बाय हिम टू द बायर. जो उसने बायर को गुड्स सेल करी है उसका प्राइस रिसीव करना सेलर का क्या है, राइट है. अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में अनपेड सेलर किसको माना गया है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट, सेलर इज सेड टू बी अनपेड व्हेन, कब कब माना जाएगा, व्हेन द सेलर डजंट रिसीव होल और पार्ट ऑफ द प्राइस. जब वो सारा या थोड़ा कुछ पार्ट उसकी पेमेंट की जो है वो ना मिले उसको. पेमेंट किस लिए चाहिए उसको, प्राइस, प्राइस फॉर दैट गुड्स. अगर उसको ना मिले तो सेलर क्या होगा, अनपेड होगा. Where the seller had a negotiable instrument such as a bill of exchange and that instrument has been dishonored.
ये हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह क्या होते हैं। अगर सेलर के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या बिल ऑफ सच एज जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं, उसके बदले में उसको पेमेंट नहीं मिलती है, तो भी वो क्या माना जाएगा, अनपेड माना जाएगा। वेयर द सेलर वाज टू गेट द प्राइस ऑन द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, जब जो सेलर को जो प्राइस मिलना है क्रेडिट पीरियड की एक्सपायरी पे मिलना है। क्रेडिट पीरियड मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज बोल के रखी है, सेलर ने ये चीज एग्री करी है कि बायर उसको अगर 3 मंथ्स के बाद भी फुल पेमेंट करे तो चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्रेडिट पीरियड के एक्सपायर होने पर ही सेलर को क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा। और अगर वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है बट प्राइस अभी तक उसको रिसीव नहीं हुआ है, पीरियड निकल चुका है लेकिन पैसे नहीं मिले हैं, तो भी वो क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर माना जाएगा। उससे पहले नहीं माना जाएगा। अगर मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट कर दूंगी, तो 3 मंथ से पहले जो सेलर होगा वो अनपेड नहीं कहलाएगा। 3 मंथ्स के बाद ही वो, अगर मैं पेमेंट नहीं करती तो वो अनपेड कहलाएगा। ठीक है। बट वेयर द बायर टेंडर्ड मतलब ऑफर्ड द प्राइस एंड सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, देयर द सेलर शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ अनपेड सेलर। अगर सेलर खुद ही रिफ्यूज कर दे एक्सेप्ट करने से कोई पर्टिकुलर प्राइस, कोई भी रीजन की वजह से अगर वो मना कर रहा है, तब हम उसको अनपेड नहीं कहेंगे, क्योंकि बायर ने अपनी ओर से देने की कोशिश की है, उसको ऑफर करी है। देयरफॉर कैन नॉट क्लेम लेटर द प्राइस फ्रॉम द बायर, वो बाद में प्राइस बायर से नहीं ले सकता। ओके, उस केस में हम उसको अनपेड नहीं कह सकते। आई होप यहां तक आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है टाइटल टू द सेलर्स राइट। Section 45, subsection 2, the rights of unpaid seller can also be exercised by agent of seller or consignor who had himself paid for the goods. कंसाइनर जो गुड्स के लिए पे कर चुका है। ओके, तो ये दोनों भी सेलर के राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कौन कौन से केसेस बनते हैं, क्या क्या राइट्स उसके पास अवेलेबल है। पहला राइट है उसका अगेंस्ट द गुड्स एंड दूसरा है उसके पास अगेंस्ट द बायर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट द गुड्स एंड सेकंड इज द अगेंस्ट द बायर। तो अगेंस्ट द गुड्स क्या है, अगेंस्ट द गुड्स उसके पास दो फर्दर केसेस बनते हैं। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को बायर को ट्रांसफर कर चुका है, पास कर चुका है, तो क्या रेमेडीज उसके लिए अवेलेबल है। अगर उसने अभी तक पास नहीं करी है, अभी भी गुड्स उसके पास ही है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि जब गुड्स जो है पास हो चुकी है बायर को, और सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जब आपकी गुड्स हैं जो अभी तक आपने डिलीवर नहीं करी है, वो गुड्स आपके पास ही है, आपने पास नहीं करी है। अगर आपने पास नहीं करी है, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग राइट टू विद होल्डिंग डिलीवरी, आप उसको रोक सकते हो, अपने पास रख सकते हो, डिलीवरी नहीं करोगे आप। अगर आपने गुड्स पास ऑन कर दी है बायर को, तो आपके पास 3 रेमेडीज, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। सेक्शन 47 से लेके 49 तक बताया गया है राइट टू लयन के बारे में। सेक्शन 50 से लेके 52 तक बताया गया है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और सेक्शन 54 में बताया गया है राइट टू रीसेल। 3 चीजें बायर के पेमेंट ना करने पर सेलर कर सकता है, राइट टू लयन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट टू रीसेल। वन बाय वन हम डिटेल में इसको करते हैं, ठीक है। चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज एन अनपेड सेलर एंड व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ अनपेड सेलर। 15 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन आपको बनता है, पीयू स्टूडेंट्स, पीयू चंडीगढ़ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। चलो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर रहे हैं। Unpaid seller has a number of remedies at his residue apart from residing the contract for non-payment of price.
but the remedy available shall depend upon the condition whether the property in goods that is ownership, वो जो है वो बायर के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं हुई है. Where the property had been transferred to buyer, seller has a different rights in comparison to the rights of the seller that he shall have where the property was not transferred to buyer. वही बात करें जो आपको डायग्राम बना के दिखाया कि अगर उसने जो ट्रांसफर है ऑनरशिप राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट राइट्स है. अगर हम कंपैरिजन करें उस केस के साथ, अगर उसने जो है प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं करी है, प्रॉपर्टी अगर अभी तक ट्रांसफर नहीं करी है तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी को विद होल्ड कर सकता है, उसके पास राइट है. अगर उसने पास ऑन कर दी है तो राइट टू लेन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल, ये सारे राइट्स उसके पास हैं. ठीक है, तो बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड. तो क्या क्या राइट्स है उसके पास, राइट टू लेन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल. कब, जब जो बायर है मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द प्राइस, अगर जो बायर है वो डिफॉल्ट करता है प्राइस पेमेंट ना करने के लिए, तो सेलर के पास ये 3 रेमेडीज अवेलेबल है. सेक्शन 47 से लेके 49 तक राइट टू लेन के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो देखते हैं. पहली बात तो लेन क्या होता है. लेन इज अ राइट ऑफ द क्रेडिटर अगेंस्ट द डेटर टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ प्राइस इज रिसीव्ड बाय हिम. उसको अपने पास ही रखना. ठीक है, ये क्रेडिटर के पास राइट है डेटर के अगेंस्ट, मतलब सेलर के पास राइट है बायर के अगेंस्ट कि उन गुड्स का पोजेशन वो तब तक अपने पास रिटेन करके रखेगा जब तक उसको प्राइस रिसीव नहीं हो जाता. ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं राइट टू लेन है ना, वो डिपेंड करता है हैविंग द पोजेशन ऑफ गुड्स नो मैटर इवन इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर टू बायर. 2 चीजें आपने ट्रांसफर करनी होती है बायर को, पहला ओनरशिप, दूसरा पोजेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है. अगर गुड्स का पोजेशन अभी भी आपके पास है, गुड्स अभी भी आपके कब्जे में है, तो आप राइट टू लेन है जो वो एक्सरसाइज कर सकते हो. ये डिपेंड करता है. राइट टू लेन को एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स का पोजेशन आपके पास होना, सेलर के पास होना जरूरी है. having the possession of the goods. ठीक है, where the seller has the possession of goods and the buyer has refused to pay for the price, he can retain the possession of the goods until he receive the payment from the buyer. अगर गुड्स का पोजेशन जो है वो सेलर के पास है और बायर पैसे देने के लिए मना कर दे, पेमेंट करने के लिए मना कर दे, तो वो रिटेन कर सकता है पोजेशन ऑफ गुड्स जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाती. But once the possession of goods is lost, right to lend is also lost. अगर आपके पास गुड्स का पोजेशन ही नहीं है तो आप राइट टू लेन भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते. राइट टू लेन एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास गुड्स का पोजेशन होना जरूरी है. अगर गुड्स का पोजेशन नहीं है, गुड्स आप सेंड कर चुके हो, दे चुके हो बायर को या बायर के एजेंट को, तो उस टाइम पे आप राइट टू लेन भी खो चुके हो. आपके पास पोजेशन ही नहीं है जिनके ऊपर वो राइट लेना है. ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं राइट सर्कमस्टेंसेस वेयर द लेन कैन बी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47. कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आप राइट टू लेन एक्सरसाइज कर सकते हो. वेयर द गुड्स वर सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, जहां पर जो आपने गुड्स सेल करी है बिना किसी क्रेडिट पीरियड के. वही मैंने आपको पहले बताया ना, अगर क्रेडिट पीरियड अभी पेंडिंग है तब तक तो वो बन ही नहीं सकता अनपेड सेलर, और जब तक अनपेड सेलर नहीं है तब तक वो इन राइट्स को नहीं ले सकता. तो उसके लिए पहले उसका अनपेड सेलर होना जरूरी है इन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए. अनपेड सेलर होने से पहले उसको जो बायर है अगर पेमेंट करने के लिए मना करता है तो ही वो अनपेड सेलर होगा. When the goods were sold on cash basis or if there was no agreement as to credit period being allowed to the buyer, कोई क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं किया गया है, नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, देन द बायर में पे फॉर द गुड्स एज सुन एज ही रिसीव द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. तो बायर को जब भी गुड्स की डिलीवरी मिलेगी उसको उसी टाइम पे जो है पेमेंट करनी होती है.
पर अगर बायर रेडी नहीं है, नॉट रेडी टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अगर वो प्राइस ऑफ गुड्स पे करने के लिए रेडी नहीं है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डिलीवरी उसको मिल चुकी लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, देन द सेलर में डिसाइड नॉट टू डिलीवर द गुड्स एंड एक्सरसाइज राइट टू लेन। उस टाइम पे सेलर डिसाइड कर सकता है कि वो गुड्स की डिलीवरी ही नहीं करेगा और राइट टू लेन एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि गुड्स को एक्सचेंज के लिए क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है, और वही पेमेंट अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा तो सेलर जो है वो फिर उसको गुड्स देने से ही मना कर देगा, राइट टू लेन वो लेगा। कब? जब कैश बेसिस पे। व्हेन क्रेडिट पीरियड इज अलाउड where the goods have been sold on credit, right to lend can be exercised by the seller after the expiry of credit period। इस चीज का ध्यान रखना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, जब तक क्रेडिट पीरियड आपका चल रहा है ना, अभी बचा हुआ है, बायर के पास ऑप्शन है, तो तब तक वो जो सेलर है राइट टू लेन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जब बायर रिफ्यूज कर दे टू पे द प्राइस आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड, सॉरी आफ्टर द क्रेडिट पीरियड, after the expiry of credit period, then the seller may refuse to deliver the goods। उस केस में सेलर रिफ्यूज कर सकता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल on 1st January A sells a horse to B, the buyer having a right to take the delivery at any time he likes and price is payable on 1st March। यहाँ पे जो है एग्रीमेंट ही ऐसा हुआ है कि 1 जनवरी को ए ने हॉर्स को सेल किया बी को, और उसके पास राइट है डिलीवरी लेने का किसी भी टाइम, जब भी वो चाहे, और जो पेमेंट करनी है वो उन्होंने पहले ही एग्रीमेंट में बता दिया है कि 1 मार्च को करनी है पेमेंट। इसका मतलब उसको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया गया है जनवरी और मार्च के लिए। अगर बायर नॉट टेकन द डिलीवरी ऑफ अ हॉर्स बाय 1 मार्च and he demands a delivery after this date, the seller can refuse to part with the horse until the buyer pays for it। अगर उसने अभी तक डिलीवरी नहीं ली है या 1 मार्च के बाद वो लेना चाहता है, तो उस केस में सेलर मना कर सकता है जब तक वो अपनी पेमेंट नहीं रिसीव कर लेता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट में बता ही दिया है ही लाइक्स, वो कभी भी डिलीवरी ले सकता है, एट एनी टाइम ही लाइक्स, वो जैन में भी ले सकता है, वो फेब में भी ले सकता है। ठीक है, और अगर वो जैन फेब में लेता है तो पेमेंट उसको मार्च में करनी है। ठीक है, प्राइस इज पेएबल ऑन मार्च, तो सिंपल केस है कि हॉर्स वो ले गया और पेमेंट उसने क्रेडिट पीरियड पे करनी है जब वो एक्सपायर हो जाएगा। बट इस एग्जांपल में क्या है कि उसने अगर मान लो नहीं ली, अभी तक रिसीव नहीं किया, या हॉर्स की डिलीवरी उसने ली ही नहीं है, अगर वो 1 मार्च के बाद लेना चाहे, आफ्टर द 1 मार्च, अब क्रेडिट पीरियड निकल चुका है, अब वो ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा तो ही सेलर उसको हॉर्स देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा, रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। देन है वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, जब बायर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में सेलर के पास ये राइट होता है कि वो राइट ऑफ लेन को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, दिस कवर्स द 2 सिचुएशन वेयर बिफोर द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द बायर, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुई है बायर को, और बायर पहले ही क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड वेयर द क्रेडिट पीरियड वाज अलाउड टू द बायर, द क्रेडिट पीरियड हैड नॉट एक्सपायर्ड बट बायर बिकम इंसॉल्वेंट, क्रेडिट पीरियड अलाउ किया गया है उसको, क्रेडिट पीरियड का अभी टाइम पड़ा हुआ है, वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इन बोथ द केसेस, बोथ द सिचुएशन, द सेलर में एक्सरसाइज राइट टू लेन, दोनों ही केसेस में वो राइट टू लेन एक्सरसाइज कर सकता है। देखो, अगर इंसॉल्वेंट का किस्सा ना हो, अगर एक्सरसाइज नहीं सॉरी एक्सरसाइज कह रही हूँ, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, तो सेलर राइट टू लेन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आफ्टर द एक्सपायरी, अगर बायर मना करता है पेमेंट करने के लिए, तो ही वो राइट टू लेन ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे केस क्या है,
यहाँ पे केस ये है कि बायर जो है अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक्सरसाइज हो सकता है, चाहे क्रेडिट पीरियड पेंडिंग ही क्यों ना हो, तभी भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, रूल्स क्या है इसके लिए? रूल्स रिगार्डिंग द राइट टू लेन, इफ द पोजेशन ऑफ गुड्स इज लॉस्ट द राइट टू लेन इज ऑल्सो लॉस्ट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास गुड्स का पोजेशन नहीं है तो उस केस में आप राइट टू लेन भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। राइट टू लेन डिपेंड्स अपॉन द पोजेशन, नॉट ऑन द टाइटल और ऑनरशिप ऑफ द गुड्स। ऑनरशिप पे वो डिपेंड नहीं करता, पोजेशन पे डिपेंड करता है। अगर गुड्स आपके पोजेशन में है, आपके पास है, आपके कब्जे में है, तो ही आप राइट टू लेन ले सकते हो। ठीक है, right to lend can be exercised only for the price of the goods, not for any other charges like warehouse or dock charges. For such charges, the seller can take a personal action against the buyer and cannot retain the goods. उसने सिर्फ और सिर्फ राइट टू लेन किस लिए करना है? वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए करना है। अगर इसके अलावा कोई और चार्जेस है तो वो पर्सनल एक्शन ले सकता है, लेकिन गुड्स को उन चार्जेस के बदले में रिटेन नहीं कर सकता, क्योंकि बायर ने गुड्स की तो हो सकता है प्राइस पे कर दिया हो, लेकिन छोटे मोटे जो खर्चे रह गए हैं वो पेंडिंग हो, तो उसके लिए वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रूल है राइट टू लेन का। नेक्स्ट है, राइट टू लेन कैन बी एक्सरसाइज ऑन ऑल गुड्स विच आर इन द कस्टडी ऑफ द सेलर। ये सारी की सारी गुड्स के ऊपर लिया जा सकता है जो कि सेलर की कस्टडी में है। और सेलर कैन एक्सरसाइज अ राइट टू लेन इवन व्हेन द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द एजेंट ऑफ द सेलर। जो सेलर है वो राइट टू लेन एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे गुड्स जो है पोजेशन में है अंडर द पोजेशन ऑफ एजेंट ऑफ सेलर, क्योंकि जो सेलर का एजेंट है गुड्स चाहे सेलर के एजेंट के पास पड़ी हो चाहे सेलर के पास पड़ी हो, एक ही बात है, तो उस केस में वो ले सकता है। यही अगर बायर के एजेंट के पास होती तो वो राइट टू लेन नहीं ले सकता था। ठीक है, एग्जाम्पल है, seller sells the goods on 1st January and the buyer, instead of taking the delivery of the goods, requests the seller to keep the goods in his warehouse till 1st March. Buyer agreeing to pay the warehouse charges for 2 months. Seller can exercise his right to lend in respect of such a goods. अगर जो पेमेंट करने से मना कर देगा बायर तो सेलर राइट टू लेन एक्सरसाइज कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स के बदले में, गुड्स के अगेंस्ट वो राइट टू लेन एक्सरसाइज कर सकता है क्योंकि गुड्स अभी भी उसके पोजेशन में है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। नेक्स्ट है रूल, वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड द पार्ट ऑफ डिलीवरी। अनपेड सेलर है लेकिन उसने कुछ गुड्स हैं जो वो डिलीवर कर दी हैं, तो जो रिमेनिंग गुड्स है ना, रिमेनिंग गुड्स को वो राइट टू लेन उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, प्रोवाइडेड दैट द पार्ट ऑफ डिलीवरी मस्ट नॉट ऑपरेट एज अ होल डिलीवरी। ये हम पिछले वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो रिमेनिंग गुड्स है उसके ऊपर राइट टू लेन एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतना आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है, once the right to lend is lost it cannot be revived again on the same goods। सेम गुड्स के ऊपर आप नहीं ले सकते अगर आपके पास राइट टू लेन जो है एक बार जा चुका है तो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसी वाले पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट वाले पॉइंट को, राइट टू लेन इज लॉस्ट इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड अगेन ऑन द सेम गुड्स। इस केस स्टडी में क्या बताया गया है कि सेलर ने एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर दिया बायर को 120 रुपीज का, और फर्दर ये एग्रीड हुआ कि द बायर विल पुट दैट इन ऑर्डर एट अ कॉस्ट ऑफ 320। ओके, तो बायर ने जो है वो डिलीवरी ले ली है रेफ्रिजरेटर की, और वर्क जो है उसका उसको सेटिस्फैक्टरी लगा है। बस उसका जो रेफ्रिजरेटर का 2 पार्ट्स है, 2 ऑफ इट्स पार्ट उसने सेलर को डिलीवर कर दिए ताकि उसकी रिपेयर करके सेलर उसको दे सके। अब जो 2 चीजें हैं जो उसने बैक डिलीवर करी है बायर को, ठीक है,
सेलर ने उसको रिफ्यूज कर दिया, refused to deliver back those two parts of to the buyer claiming a lien on them, वो क्लेम कर रहे राइट टू लेन इसके ऊपर, until the amount originally due had paid, जब तक वो जो अमाउंट नहीं रिसीव कर लेता तब तक वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, सेलर कह रहा है मैं नहीं दूंगा। तो ये डिसाइड हुआ था वंस द डिलीवरी ऑफ रेफ्रिजरेटर हैड बीन मेड टू बायर, जो डिलीवरी है रेफ्रिजरेटर की वो बायर को एक बार हो चुकी है। राइट टू लेन भी जब डिलीवरी हो गई थी उसी टाइम पे खत्म हो गया था। अब दोबारा ये चीज नहीं हो सकती। सेम couldn't be revived by the seller again by getting the possession of those goods। अगर सेलर के पास पोजेशन दोबारा से आ गया है तो वो दोबारा से राइट टू लेन उसके ऊपर नहीं ले सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू लेन के लिए आपको गुड्स जो है डिलीवर ही नहीं करनी है, पूरा का पूरा पोजेशन आप ही के पास होना चाहिए। अगर इन केस वो पोजेशन जिस भी हालात में आपके पास दोबारा आ भी जाता है तो आप उस केस में राइट टू लेन दोबारा नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है, एज पर रूल। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ लेन। सेक्शन 49 क्या कहता है कि आपका जो राइट टू लेन है कैसे टर्मिनेट होता है। राइट टू लेन टर्मिनेट व्हेन डिलीवरी टू बायर, जब गुड्स हैं वो बायर को डिलीवर हो चुकी हैं उस टाइम पे खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज गिवन टू द बायर और हिज एजेंट, चाहे बायर को दियो चाहे उसके एजेंट को दियो। बट इफ द सेलर टेक्स बैक द गुड्स फ्रॉम बायर फॉर सम अदर पर्पस, अगर सेलर ने गुड्स जो हैं बायर से वापस लिए किसी खास पर्पस के लिए, रिपेयरिंग पर्पस के लिए, तो उस केस में अगर वो ट्राई करे भी राइट टू लेन के लिए तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, नॉट अलाउड टू डू सो। वही ऊपर वाला जो केस स्टडी आपको बताया उसी, ये यहाँ पे भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिलीवरी टू कैरियर। When the goods are delivered to the carrier for the transmission of goods to the buyer without reserving the right of disposal of goods, the right to lien is lost। right to lien उस केस में भी आपके पास नहीं रहा। But if the seller can regain the possession of goods from the carrier, he can exercise the right to stoppage in transit। तो जो सेकंड वाली रेमेडी अवेलेबल है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो ले सकता है, राइट टू लेन नहीं ले सकता। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द सेलर लॉसेस द पोजेशन ऑफ गुड्स राइट टू लेन इज लॉस्ट। जब सेलर ने एक बार पोजेशन खो दिया तो इट मींस राइट टू लेन भी खो दिया। बट सेलर में एक्सरसाइजेज राइट टू स्टॉप इन डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर एंड रीगेन द पोजेशन। राइट टू लेन नहीं ले सकता, अब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। जो सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है सेक्शन 50 से लेके 52 तक, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में गुड्स को रोकने की वो राइट वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय वेवर, जब वो खुद ही छोड़ दे, चाहे वो एक्सप्रेसली हो चाहे वो इम्पायरली हो, बोल के बताए बिन बोले बताए उनके एक्शंस बताएं, अगर वो वेव ऑफ कर देता है अपने राइट को तो राइट टू लेन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, बाय पेमेंट ऑफ प्राइस, वेयर द बायर पेज द प्राइस फॉर द गुड्स और टेंडर्स द पेमेंट, द सेलर शैल नॉट मोर बी कॉल्ड एज अ अनपेड सेलर। जब जो बायर है वो गुड्स का प्राइस ही पे कर दे तो उस केस में हम सेलर को अनपेड सेलर नहीं कहेंगे। एज सुन एज द सेलर रिसीव्स द पेमेंट द राइट टू लेन गेट्स टर्मिनेटेड। जब जो उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो उसी टाइम पे राइट टू लेन भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक वर्ड एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट टू स्टॉपेज एंड राइट टू रीसेल, जो बाकी का पेंडिंग टॉपिक है कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। क्लासेस अच्छी लगती है क्लासेस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी पूरा मैंने आपको यूनिट 1 अच्छे से करवाया है।
यूनिट 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो उसका एक टॉपिक आपको मिल चुका है, तो बाकी भी आपको साथ-साथ मिलते रहेंगे। तो 2 सब्जेक्ट आपके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पीयू चंडीगढ़, तो उनके रेडी हो चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाली हैं वीडियोज़, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है। पीयू स्टूडेंट्स को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका तो एज़ पर सिलेबस ही चल रहा है ना, जैसे क्लास में चलता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।